नमस्कार दोस्तों हम क्लास 7 के साइंस की एनसीईआरटी को कवर कर रहे थे। इसमें हम आज चैप्टर नंबर 9 को कवर करने वाले हैं, जिसमें हम जंतुओं में जो लाइफ के प्रोसेसेस होते हैं, जो जैव प्रक्रम होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। दरअसल मनुष्यों में बहुत तरीके के और जंतुओं में भी बहुत तरीके के जैव प्रक्रम आपको देखने को मिलेंगे। उनमें पोषण है, श्वसन है, उत्सर्जन है, जनन है। तो इसमें आज के चैप्टर में हम मुख्यतः दो जैव प्रक्रम के बारे में बहुत डिटेल में डिस्कशन करेंगे, जिसमें सबसे पहला है पोषण और दूसरा है श्वसन। तो आज का हमारा जो डिस्कशन है वो इन्हीं दोनों जैव प्रक्रम पे केंद्रित रहने वाला है। तो आई एम योर दोस्त राहुल शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू राहुल शर्मा एजुकेशन। दोस्तों, जो भी लाइफ के प्रोसेसेस हमें जंतुओं में देखने को मिलते हैं, उस प्रोसेस के संपादन के लिए, उस प्रोसेस को अच्छे तरीके से होने के लिए हमें ऊर्जा की ज़रूरत होती है। ठीक बात है। और ये ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? ऊर्जा हमें भोजन से मिलती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भोजन को तुरंत ग्रहण करते ही हमें ऊर्जा मिल जाती है, क्योंकि जो भोजन होता है वो बहुत सारे जटिल घटकों से मिलकर बना होता है। तो जब तक इन जटिल घटकों का सरलीकरण नहीं होगा, इन जटिल घटकों का विघटन नहीं होगा, तब तक हमें ऊर्जा नहीं मिलेगी। और इन्हीं जटिल घटकों के सरलीकरण से हमें पोषण मिलता है। तो आज सबसे पहले हम समझेंगे कि पोषण क्या है और पोषण हमें किस तरीके से मिलता है। ठीक है। देखिए, मानवों को पोषण जो मिलता है, या फिर जब हम मानव में पोषण की बात करते हैं, तो मानव में पोषण की जो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया शुरुआत होती है पाचन से। मानव में अगर ढंग से पाचन नहीं होगा तो मानवों को पोषण नहीं मिल पाएगा। तो हमें पोषण को समझने के लिए पाचन के माध्यम से हमें जो पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है उसके बारे में समझना है। तो मानव में पाचन किस तरीके से होता है, इसको हम समझते हैं। सबसे पहले पाचन किस तरीके से होता है समझने के लिए पाचन क्या होता है ये समझना बहुत जरूरी है। तो पाचन क्या होता है दोस्तों? तो मैंने आपको बताया कि भोजन बहुत सारे जटिल घटकों से मिलकर बना होता है। तो भोजन के इन्हीं जटिल घटकों को सरल रूप में तोड़ने की जो प्रक्रिया होती है, उसी को हम पाचन कहते हैं। और पाचन की जो प्रक्रिया है वो आहार नाल में संपन्न होती है। आहार नाल को हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। ठीक बात है। अब आहार नाल में कई सारे अंग शामिल होते हैं। उसमें मुख है, उसमें फिर ग्रास नली है जिसको हम ओएसोफेगस कहते हैं, फिर उसमें आपको आमाशय यानी कि स्टमक देखने को मिलेगा, फिर यकृत है यानी लिवर है, फिर अग्नाशय है यानी पैनक्रियाज है, फिर आपको छोटी आंत देखने को मिलेगी, बड़ी आंत देखने को मिलेगी, फिर आपको रेक्टम देखने को मिलेगा जिसको हम मलाशय कहते हैं, और लास्ट में आपको देखने को मिलेगा गुदा, जिसको हम एनस कहते हैं। ठीक है। तो पाचन मुख से शुरू होता है और एनस में जाके समाप्त होता है। ठीक है। तो मुख में जो ये पाचन शुरू होता है, तो मुख से पाचन शुरू होके गुदा में समाप्त किस तरीके से होता है और इस बीच में क्या क्या होता है, ये समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मुख में जैसे ही हम भोजन को ग्रहण करते हैं तो उसका यांत्रिक पाचन शुरू हो जाता है। यांत्रिक पाचन कहने का मतलब भोजन को दांतों के माध्यम से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने की प्रक्रिया। ठीक है। फिर उसके बाद हमारे मुख में आप यहाँ पे देखेंगे एक ग्रंथि होती है जिसको हम लार ग्रंथि कहते हैं, इसको सैलिवरी ग्लैंड कहते हैं। इस लार ग्रंथि से हमारे मुंह में लार का श्रावण होता है। तो लार जो है वो दो काम करता है। जैसे ही हमने अपने मुख के अंदर भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में दांत से तोड़ दिया, तो लार उस भोजन में जो स्टार्च है, उस स्टार्च को सबसे पहले शुगर में बदल देता है। इसलिए जब आप थोड़ी देर भोजन को चबाते हैं तो आपको मीठा वो उसका स्वाद लगने लग जाता है। ठीक बात है। क्योंकि लार जो है वो स्टार्च को शुगर में बदल देता है। और फिर लार क्या करता है, जो भी भोजन हमने अपने मुख के अंदर डाला है, उस भोजन को वो मुलायम कर देता है। तो भोजन को मुलायम करने के बाद भोजन का पाचन ज्यादा आसान हो जाता है। ठीक है। तो मुख में हमने भोजन डाला, लार ने उस पर काम किया। अब ये जो मुलायम भोजन है, ये मुलायम भोजन ग्रास नली में धकेला जाता है। किसके द्वारा? जीभ के द्वारा। जो टंग हमारा होता है वो इस मुलायम भोजन को ग्रास नली यानी ओएसोफेगस में धकेल देता है। फिर ओएसोफेगस की जो भित्तियां होती है वो इस मुलायम भोजन को धीरे धीरे नीचे की ओर धकेलती है और फिर ये भोजन आमाशय में पहुंच जाता है। तो आप इस तस्वीर के माध्यम से समझिए कि किस तरीके से जो ग्रास नली यानी कि ओएसोफेगस की भित्तियां हैं वो संकुचित होती हैं, फिर विस्तृत होती हैं, फिर संकुचित होती है, फिर विस्तृत होती है। और ऐसे कर करके वो भोजन को धीरे धीरे, देखिए, पहले यहाँ पे था भोजन, फिर यहाँ पे था, फिर यहाँ पे था, और धीरे फिर ये आमाशय में पहुंच जाता है। तो अब भोजन मुख से प्रवेश करके ग्रास नली से होते हुए आमाशय में पहुंच चुका है। अब आमाशय में भोजन के साथ क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। दरअसल आमाशय में तीन तरीके के जो है चीजें होती है। सबसे पहले आमाशय में अम्ल का श्रावण होता है। आमाशय से पाचक रस निकलते हैं यानी डाइजेस्टिव जूस निकलता है। और आमाशय में जो श्लेष्मा यानी कि म्यूकस है उसका स्राव होता है। अब ये तीनों चीजें आमाशय में स्रावित होती हैं, निकलती हैं। इन तीनों का अपना अपना काम होता है भोजन के ऊपर। जो मुलायम भोजन अभी आमाशय में पहुंचा है ग्रास नली से होते हुए, उस भोजन मुलायम भोजन के ऊपर ये तीनों का अपना अपना काम है। अम्ल क्या करता है
कि उस मुलायम भोजन में जो भी प्रोटीन है उस प्रोटीन को तोड़ने लग जाता है, और साथ ही साथ जो भोजन हमने ग्रासनली के माध्यम से आमाशय में भेजा है, हो सकता है उसमें कुछ बैक्टीरियाज हो, कुछ जीवाणु हो जो हमें बीमार कर सकते हैं। तो उन जीवाणुओं को मारने का काम भी ये अम्ल करता है, और इस अम्ल में आपको मुख्यतः हाइड्रोक्लोरिक एसिड देखने को मिलेगा, जिसे हम HCl के नाम से जानते हैं। ठीक है। फिर आमाशय से जो पाचक रस निकलता है उसका काम भी है प्रोटीन को तोड़ना, और आमाशय से जो म्यूकस निकलता है, जो श्लेष्मा निकलता है, वो आमाशय को अम्ल से होने वाली हानि से बचाता है। जाहिर सी बात है कि अम्ल जो है वो आमाशय की अगर दीवारों से टकराएगा तो ये अम्ल आमाशय को नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक बात है। तो उस नुकसान से बचाने का काम कौन करता है? म्यूकस करता है। ठीक है। तो आमाशय में ये तीन प्रक्रिया, ये तीनों चीजों ने अपना अपना काम कर दिया है, और अब जो भोजन है वो अर्ध तरल पदार्थ में परिवर्तित हो चुका है। ना तो वो तरल है ना ही ठोस है, वो अर्ध तरल अवस्था में पहुंच चुका है। अब ये अर्ध तरल जो पदार्थ है भोजन, जिसमें परिवर्तित हो चुका है, अब ये अर्ध तरल भोजन छोटी आंत में पहुंचता है। छोटी आंत की अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये हमारे आहार नाल यानी एलिमेंट्री कनाल का सबसे लंबा भाग होता है। छोटी आंत को आप इस तस्वीरों में देख सकते हैं। अब छोटी आंत में पाचक रस प्राप्त होता है। पाचक रस छोटी आंत में तीन स्रोतों से प्राप्त होता है। एक तो छोटी आंत के आंतरिक भाग से, जिसको आप यहाँ पे इस तस्वीर में छोटी छोटी देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो आंतरिक इसका भाग है, यहाँ से सबसे पहले तो इसको पाचक रस मिलता है। फिर छोटी आंत को लिवर से भी पाचक रस मिलता है, और छोटी आंत को अग्नाशय से भी पाचक रस मिलता है। अब लिवर से और पैनक्रियास से यानी अग्नाशय से जो पाचक रस मिलता है, इन दोनों का अपना काम है, जिसको हमें समझने की जरूरत है। सबसे पहले हम बात करते हैं लिवर से जो पाचक रस मिलता है, जिसको हम पित्तरस कहते हैं, इसको हम इंग्लिश में बाइल जूस कहते हैं। तो ये जो पित्तरस लिवर से निकलता है, उसकी प्रकृति की अगर हम बात करें तो ये बेसिक होता है, यानी कि क्षारीय होता है, अपने स्वरूप में क्षारीय होता है। अब इस पित्तरस का दो काम है। सबसे पहले मैंने जब यहाँ पे आपको स्टमक में बताया था, आमाशय में बताया था कि यहाँ पे जो भोजन में अम्ल जब मिल गया तो भोजन अम्लीय हो जाता है। तो ये जो पित्तरस लिवर से निकलता है, इस पित्तरस का ये काम होता है कि इस भोजन के अम्लीय स्वरूप को उदासीन कर दे। क्यों? क्योंकि पित्तरस का स्वरूप कैसा होता है, सॉरी, प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय प्रकृति होती है, और अम्ल को उदासीन करने के लिए हम क्षार का इस्तेमाल करते हैं। ये मैंने आपसे क्लास 6 में बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है दोस्तों, तो पूरी प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे पड़ी हुई है। आप पूरी की पूरी एनसीईआरटी की 6ठी क्लास के साइंस की बुक को बहुत इजीली कवर कर सकते हैं। तो हम पित्तरस की बात कर रहे थे। पित्तरस सबसे पहले क्या करता है कि भोजन के अम्ल को उदासीन कर देता है, और साथ ही साथ ये जो पित्तरस है दोस्तों, ये वसा के विघटन में भी बहुत मददगार साबित होता है। तो लिवर से जो पाचक रस छोटी आंत में मिलता है, उसका ये दो काम था, एक तो भोजन के अम्ल को उदासीन कर देना, और दूसरा वसा का विघटन करना। ठीक बात है। फिर जो अग्नाशय है, अग्नाशय से भी आपको अग्नाशय रस का स्रावन देखने को मिलता है। अब पित्त रस की तरह ये भी कैसी प्रकृति का होता है? क्षारीय प्रकृति का होता है। तो जाहिर सी बात है कि ये भी अब भोजन का जो अम्लीय स्वरूप था उसको उदासीन करने का काम करेगा। साथ ही साथ ये अग्नाशय रस कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, इन तीनों के पाचन में सहायता करता है। ठीक है। तो छोटी आंत में क्या हो गया है? अब भोजन का पूरी तरीके से पाचन हो चुका है। क्यों? क्योंकि भोजन जो कि पहले आमाशय में अर्धतरल पदार्थ में परिवर्तित हो चुका था, उसमें से जो अलग अलग पोषक तत्व थे उनका विघटन हो चुका है, और उन सारे पोषक तत्वों के विघटन से जो शरीर है, उस शरीर, हमारे शरीर में ऊर्जा का निर्माण हो चुका है। कार्बोहाइड्रेट टूट चुका है, प्रोटीन टूट चुका है, वसा टूट चुका है, और जो भी बाकी पोषक तत्व थे उन सबको छोटी आंत में तोड़ा जा चुका है। ठीक बात है। अब देखिए, जब ये खाना पूरी तरीके से टूट चुका है, जो खाना पच चुका है, टूट चुका है मतलब खाना पच चुका है, तो छोटी आंत की जो भित्तियां होती है उसमें छोटी छोटी रक्त वाहिनियां होती है, जिसमें रक्त पाए जाते हैं। अब ये जो पचा हुआ भोजन है तो इसी रक्त में मिल जाता है, और इसी रक्त के माध्यम से पचे हुए भोजन से जो भी पोषक तत्व हैं वो पोषक तत्व अवशोषित हो जाते हैं इस रक्त में, और इस रक्त में अवशोषित होकर वो पूरे शरीर में पहुंचाए जाते हैं, और हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ठीक बात है। तो छोटी आंत में आके भोजन पूरी तरह पच गया है, लेकिन जो भी पचा हुआ भोजन है वो थोड़ा सा जो भी अनपचा भोजन है वो थोड़ा सा बच जाता है। हम पूरा का पूरा जो भोजन ग्रहण करते हैं वो पूरा का पूरा नहीं पच पाता, उसमें से कुछ ऐसा अनपचा भाग होता है जो बच जाता है। अब ये बिना पचा हुआ भोजन कहाँ जाता है? बड़ी आंत। अगर मैं बड़ी आंत के बारे में बात करूं तो इसकी लंबाई 1.5 मीटर होती है, जो छोटी आंत से कम है। तो जाहिर सी बात है, आपके मन में ये सवाल उठना चाहिए कि जब बड़ी आंत छोटी आंत से छोटी है तो फिर भी हम इसको बड़ी आंत क्यों कहते हैं? तो इसका कारण ये है दोस्तों कि बड़ी आंत छोटी आंत की तुलना में चौड़ी ज्यादा होती है, इसलिए हम इसको बड़ी आंत कहते हैं। ठीक है। तो बड़ी आंत में बिना पचा हुआ भोजन आ चुका है। अब इस बिना पचे हुए भोजन में अभी भी जल है और अभी भी कुछ लवण बाकी है। तो बड़ी आंत में आते ही ये जल और लवण अवशोषित हो जाते हैं।
अब जैसे ही बिना पचे हुए भोजन से हमने जल का अवशोषण किया, तो जो अपशिष्ट पदार्थ है वो अर्ध ठोस में परिवर्तित हो जाता है। पहले आमाशय में ये अर्ध तरल था, अब अर्ध तरल में जल की मात्रा ज्यादा होगी, जाहिर सी बात है। और बड़ी आंत में जैसे ही हमने जल का अवशोषण किया, तो ये जो अर्ध तरल था वो अर्ध ठोस में परिवर्तित हो जाता है, और इसी अर्ध ठोस अपशिष्ट पदार्थ को हम मल कहते हैं या स्टूल कहते हैं। और ये जो मल है वो बड़ी आंत का जो निचला भाग, जिसको हम मलाशय यानी कि रेक्टम कहते हैं, उसमें जाके एकत्रित हो जाता है। ठीक बात है। बड़ी आंत के बारे में मैं आपको बताऊं दोस्तों, कि बड़ी आंत में बहुत सारे सूक्ष्म जीव भी होते हैं, जैसे कि जीवाणु। अब ये जीवाणु क्या करते हैं, भोजन के पाचन में हमारी सहायता करते हैं, और इस तरीके से ये हमारे पाचन तंत्र को स्वस्थ रखते हैं। जो भी बिना पचा भोजन बड़ी आंत में आता है, उसमें जो फाइबर होता है, उस फाइबर को विघटित करने का काम ये सूक्ष्म जीव करते हैं, और फाइबर से जो भी आवश्यक पोषक है उनको खींच लेते हैं। तो खाना अब बड़ी आंत में आ चुका है, मलाशय में जो भी अब बचा हुआ मल है वो एकत्रित हो चुका है, और फिर गुदा के माध्यम से यानी एनस के माध्यम से ये जो मलाशय में एकत्रित मल है वो बाहर निकाल दिया जाता है, और इस प्रक्रिया को हम इजेशन कहते हैं यानी बहिक्षेपण कहते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा दोस्तों कि मानवों में पाचन किस तरीके से होता है। पाचन मुख से शुरू होता है और कहाँ जाके खत्म होता है, गुदा में यानी कि एनस में। ठीक बात है। और इसके बीच में जो मुख से सबसे पहले वो ग्रास नली से होके गुजरता है, ग्रास नली से फिर आमाशय में पहुंचता है। आमाशय में जो अम्ल है, जो पाचक रस है और जो म्यूकस है, उनका काम होता है। फिर आमाशय से ये छोटी आंत में पहुंचता है। छोटी आंत में भोजन का पूरी तरीके से पाचन हो जाता है। उसके बाद जो बिना पचा हुआ भोजन है वो बड़ी आंत में चला जाता है, और बड़ी आंत में फिर जल और लवण के अवशोषण के बाद गुदा यानी कि एनस के माध्यम से वो बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये दोस्तों मनुष्यों में पाचन की विधि है। फिर दूसरे जंतुओं में भी जो पाचन है वो अलग-अलग तरीके से होता है। जैसे अगर हम गाय और भैंस की बात करें, तो इनमें मानव की तरह पाचन नहीं होता। गाय और भैंस में जो जिस प्रोसेस के माध्यम से पाचन होता है, हम उसको रोमंथन या फिर रूमिनेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो गाय और भैंसें होती है, ये पहले घास को आंशिक रूप से चबाते हैं और फिर निगल लेते हैं। ठीक बात है। और फिर जब ये आमाशय में इस थोड़े से आंशिक रूप से चबाए हुए भोजन को भेजते हैं, तो वहां पे इसका आंशिक पाचन होता है, और फिर दोबारा गाय और भैंस क्या करते हैं, इस अनपचे भोजन को दोबारा चबाने के लिए वापस मुंह में लाते हैं, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रूमिनेशन। ठीक बात है। अब जो ऐसे जानवर हैं, क्योंकि ये रूमिनेशन का प्रोसेस करते हैं, इसलिए ऐसे जानवरों को हम रूमिनेंट्स कहते हैं। यानी कि रूमिनेंट्स ऐसे जानवर होते हैं जो बार बार भोजन को अपने मुंह में लाते हैं, चबाते हैं और फिर उसका पाचन करते हैं। गाय तो लगभग दोस्तों 8 घंटे तक जो है वो चबाती रहती है खाने को, फिर जाके उसका पाचन हो पाता है। अगर हम पक्षियों में पाचन की बात करें, तो पक्षियों के कोई दांत नहीं होते हैं, लेकिन इनमें एक मांसपेशीय प्रकोष्ठ होता है, जिसको हम पेशणी या फिर गिजार्ड कहते हैं। अब ये जो गिजार्ड है, इन्हीं इसके दीवारों के संकुचन से और साथ ही साथ जो छोटे कंकड़ ये जो पक्षियां निगल लेते हैं, उन कंकड़ों के माध्यम से और इस गिजार्ड के दीवारों के संकुचन से जो पक्षियां हैं वो अपने शरीर के अंदर भोजन का विघटन करती है, और फिर इनको पोषण मिलता है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने जो भी प्रक्रियाएं पढ़ी है, उस प्रक्रिया में हमने क्या देखा, जो पोषक तत्व थे, जो भोजन था, भोजन सरल पहले सरलीकृत होता है और उस भोजन से हमें पोषक मिलता है। ठीक है, पोषण मिलता है। फिर पोषण के दौरान जो भी हमें पोषक तत्व मिलता है, उस पोषक तत्व को ऊर्जा में परिवर्तित करने की जरूरत होती है, और जिस प्रोसेस के थ्रू हम पोषक तत्व को ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, उस प्रोसेस को हम श्वसन कहते हैं, जो कि हमारा अगला टॉपिक है, और इसको हम इंग्लिश में रेस्पिरेशन कहते हैं। तो आइए दोस्तों अब हम श्वसन के बारे में बात करते हैं। देखिए, श्वसन और सांस लेना, इस दोनों टर्म में आप अक्सर कंफ्यूज कर जाते होंगे। सांस लेना दोस्तों एक शारीरिक क्रिया है, जबकि श्वसन एक रासायनिक क्रिया है। ठीक बात है। शारीरिक, अब ये जो सांस लेना है, ये श्वसन का एक छोटा सा भाग है, बल्कि और जो श्वसन होता है, इसमें हमें ऊर्जा मिलती है। श्वसन के द्वारा ही जो हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, इस ऑक्सीजन का उपयोग करके भोजन का विघटन होता है और अंततः हमें ऊर्जा मिलती है। तो श्वसन जो है वो एक ज्यादा जटिल प्रक्रिया है, और सांस लेना एक सामान्य सी प्रक्रिया है, जो कि श्वसन का ही एक भाग है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। दोस्तों, श्वसन जो है हमारे मनुष्यों में एक श्वसन तंत्र के माध्यम से होता है, और इस श्वसन तंत्र में आपको कई सारी संरचनाएं देखने को मिलेगी। सबसे पहले नॉस्ट्रिल्स होता है, जिसको हम नासिका द्वार कहते हैं। फिर आपको श्वास नली देखने को मिलेगा। उसके अंदर आपको कूपिकाएं, जिसको हम एल्वियोली कहते हैं। ठीक है। इंग्लिश टर्म मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि क्योंकि हो सकता है कि हिंदी के टर्म आपको ज्यादा कंफ्यूज करे, या फिर आपको ज्यादा मुश्किल लगे, तो इसलिए मैं बार बार जो भी हिंदी के टर्म है उसके साथ इंग्लिश के टर्म बोल रहा हूँ। फिर उसके बाद आपको बायां फेफड़ा और दायां फेफड़ा देखने को मिलेगा, जो कि इसका मतलब हमारे शरीर के अंदर दो फेफड़े होते हैं, और इस फेफड़े को प्रोटेक्ट करने के लिए रिब केज यानी कि पसले पिंजर होता है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम रिब केज कहते हैं, जो हमारे
फेफड़ों को बचाता है। और फिर फेफड़ों के नीचे एक डायफ्राम होता है। इसी डायफ्राम के संकुचन होने से और इसी डायफ्राम के विस्तारित होने से हम सांस ले पाते हैं। अभी हम डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया कि मानव में जो श्वसन होता है एक श्वसन तंत्र के माध्यम से होता है। और इस श्वसन तंत्र का जो आरंभ है वो सबसे पहले होता है नासा द्वार से, जिसको हम नॉस्ट्रिल्स कहते हैं। इसी नासा द्वार से या नॉस्ट्रिल से हम वायु को अंदर बाहर करते हैं। और इस नॉस्ट्रिल में आपको कुछ रेशे देखने को मिलते हैं। आपको अपने जो नाक के जो दो छेद हैं उसमें आपको कुछ बाल देखने को मिलते हैं, रेशे देखने को मिलते हैं। उनका काम ये होता है कि जब हम सांस अंदर लेते हैं तो हवा में जो भी धूलकण और गंदगी है वो उसको शरीर के अंदर ना जाने दे। ठीक बात है। अब नॉस्ट्रिल से होके जो हवा है वो श्वास नली से होकर फिर फेफड़ों में पहुंचती है। श्वास नली यानी कि विंड पाइप से होके फेफड़ों में पहुंचती है। अब फेफड़ों को मैंने आपको बताया कि रिब केज के द्वारा सुरक्षित किया जाता है, क्योंकि फेफड़ों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हमारे शरीर के श्वसन तंत्र में होता है। फिर अब ये जो श्वास नली है, विंड पाइप जो है, वो दो अलग अलग शाखाओं में विभाजित हो जाती है। ये श्वास नली है, फिर ये दो अलग अलग शाखाओं में विभाजित हो जाती है। और ये दो अलग अलग शाखाएं जो है आपको देखने को मिलेगा कि दो अलग अलग फेफड़ों में चली जाती है। एक बाएं फेफड़े में और दूसरा दाएं फेफड़े में। ठीक बात है। फिर ये जो दो शाखाएं हैं वो छोटी छोटी बहुत सारी शाखाओं में विभाजित हो जाती है। और अंततः आप देखेंगे वो कूपिकाओं में जाकर खत्म होती है। इसी कूपिका को हम एल्वियोली कहते हैं। अब इस एल्वियोली का क्या काम है अभी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो इस तरीके से दोस्तों हमने क्या देखा, हमने नॉस्ट्रिल के माध्यम से सांस लिया है, हमने वायु अंदर लिया है और फिर वो वायु श्वास नली से होकर फेफड़ों में गई है। और फिर फेफड़ों के माध्यम से हमने क्या किया, जो ऑक्सीजन था उसको हमने अवशोषित कर लिया और फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड था हमने उसको छोड़ दिया। हम श्वास द्वारा जो मुख्यतः वायु छोड़ते हैं उसमें चूंकि मुख्य जो घटक होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, मुख्य जो गैस होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। इसलिए हम कहते हैं कि हमने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा है और हमने ऑक्सीजन लिया है। अब श्वास के द्वारा जो अंदर ली गई और छोड़ी गई जो वायु होती है उसमें अगर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आपको प्रतिशत समझना है तो आप इस तस्वीर को देखिए। जो अंतःश्वसित वायु यानी कि हमने जो सांस से अंदर वायु ली है उसमें लगभग 21% ऑक्सीजन होता है और लगभग 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड होता है। लेकिन जब हम सांस छोड़ते हैं तो उसमें 16 से 17% ऑक्सीजन होता है और 4 से 5% कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है। यानी जो जो हवा हमने अंदर ली थी उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा केवल 0.4% थी। लेकिन जब हमने सांस छोड़ी तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 4 से 5% हो गई। इसलिए हम कहते हैं कि हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। ठीक बात है। अब आगे चलते हैं। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का विनिमय है, जो हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ये कैसे होता है आप इसको समझिए। ठीक है। हमने जब O2 युक्त वायु अपने फेफड़ों में भेजी तो फेफड़ों में जो कूपिकाएं होती है जिसको एल्वियोली कहते हैं, उन कूपिकाओं में बहुत सारी रक्त की महीन नलिकाएं होती है। फिर ये रक्त जो है, अब उन नलिकाओं में क्या होता है, रक्त होता है। ठीक बात है। हमने फेफड़ों से क्या किया, फेफड़ों से हमने हवा अंदर ली। ठीक है। फेफड़ों में क्या है, एल्वियोली है यानी कि कूपिकाएं हैं, एल्वियोली है। अब इस एल्वियोली में बहुत सारी रक्त की नलिकाएं होती है जिसमें रक्त पाया जाता है। ये जो रक्त है वो रक्त CO2 को सबसे पहले कूपिकाओं तक ले जाता है और फिर इन्हीं कूपिकाओं के माध्यम से CO2 बाहर हम छोड़ देते हैं, सांस के माध्यम से हम बाहर छोड़ देते हैं। साथ ही साथ होता क्या है कि हमने जब हवा लिया तो उसमें ऑक्सीजन भी था, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी था। तो कार्बन डाइऑक्साइड को जो फेफड़ों के अंदर रक्त की नलिकाओं के अंदर जो रक्त थे उसने क्या किया, CO2 को कूपिकाओं तक पहुंचा दिया और कूपिकाओं ने इस CO2 को हमारी सांस के माध्यम से बाहर धकेल दिया। लेकिन जो ऑक्सीजन होता है वो इस फेफड़े के अंदर महीन रक्त की जो नलिकाएं होती है उसमें जो रक्त पाया जाता है उसमें घुल जाता है और फिर O2 इसी रक्त के माध्यम से हमारे पूरे शरीर में फैल जाता है। ठीक है। और इसी O2 का उपयोग दोस्तों भोजन के विघटन में होता है जिसको हम पाचन कहते हैं। और फिर इसी विघटन के पश्चात हमें ऊर्जा मिलती है जिससे हम अपने दैनिक कार्यों का संपादन करते हैं। अब सांस किस तरीके से होती है और उसको आप इस तरीके से समझिए। सबसे पहले वायु अंदर खींची जाती है तो जो हमारा रिब केज होता है वो बाहर की तरफ गति करता है ना। जब हम सांस लेते हैं तो हमारे, आप देखिए, आप अपने चेस्ट पे हाथ रख के देखेंगे तो ये बाहर की तरफ फूलता है सांस लेने पे। जब ये बाहर की तरफ फूलता है तो ये जो डायफ्राम है, जो गुंबद रूपी स्ट्रक्चर आपको फेफड़ों के नीचे देखने को मिलेगा, ये नीचे की तरफ गति करता है। यानी ये अपने अंदर जगह बनाता है ताकि जो हवा हमने सांस के माध्यम से अंदर ली है वो हवा हमारे फेफड़ों तक रुके। ठीक बात है। और जब हम सांस छोड़ते हैं तो ये जो नीचे की तरफ आ गया है, आप यहाँ पे देखिए ये डायफ्राम इतना बड़ा है ना। सांस लेने के बाद ये इतना बड़ा हो गया और जब हम सांस छोड़ेंगे तो फिर ये वापस अपने पोजीशन में यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। तो पसलियां फिर जो होती है वो अपनी मूल स्थिति में आ जाती है जब हम सांस छोड़ते हैं।
और इसमें सबसे जो मददगार रोल प्ले करता है वो होता है डायफ्राम। जब हम सांस लेते हैं तो ये डायफ्राम नीचे की ओर सरक जाता है और हवा के लिए जगह बनाता है, और इस हवा से हम ऑक्सीजन को अवशोषित करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर भेजते हैं, और जब हम सांस छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर भेजते हैं तो फिर ये जो डायफ्राम है, जो कि पहले नीचे की तरफ खिसक गया था, फिर वो वापस अपनी पोजीशन में आ जाता है। तो इस तरीके से हमारे शरीर के अंदर श्वसन की क्रियाविधि होती है। ठीक बात है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो मैंने आपको बताया कि श्वसन की प्रक्रिया से हमने जो ऑक्सीजन लिया है, उसी ऑक्सीजन का उपयोग भोजन के विघटन में होता है। तो हमने जो भोजन में पोषक तत्व थे वो दरअसल ग्लूकोज के फॉर्म में होते हैं। तो इस ग्लूकोज को जब O2 मिलता है तो ये ग्लूकोज छोटे-छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, और इस ग्लूकोज के टूटने से हमें ऊर्जा मिलती है। साथ ही साथ जो CO2 है वो बाहर निकलता है, जो हम सांस के माध्यम से छोड़ देते हैं, और फिर इसके माध्यम से जल का निर्माण भी होता है। तो श्वसन की प्रक्रिया का अगर आपको समीकरण दिखाना हो तो आप इस समीकरण के माध्यम से पूरी श्वसन की प्रक्रिया को दिखा सकते हैं। ठीक बात है। तो ये तो दोस्तों हमने बात करी कि मानवों में श्वसन किस तरीके से होता है। अब हम जरा कुछ और जंतुओं में श्वसन की बात करें तो मछलियों में जो श्वसन होता है उनमें फेफड़े नहीं होते, उनमें सांस लेने के लिए गलफड़े होते हैं, और इन्हीं गलफड़ों में जब पानी जाता है तो उस पानी से ऑक्सीजन को अवशोषित कर लिया जाता है। जो उभयचर जंतु हैं जैसे कि मेंढक, उभयचर जंतु जिनको हम एम्फीबियन कहते हैं, ये ऐसे जंतु होते हैं जो स्थल में भी रह सकते हैं और जल में भी रह सकते हैं। तो जो उभयचर जंतु हैं जैसे कि मेंढक, तो वो जब जल में रहते हैं तो वो या तो गलफड़े से सांस लेते हैं या फिर अपनी त्वचा से ऑक्सीजन को अवशोषित करते हैं, और जब स्थल पर रहते हैं तो वो फेफड़ों से सांस लेते हैं। इसका मतलब उनमें त्वचा से भी सांस लेने की क्षमता है और उनके अंदर फेफड़ों की भी संरचना पाई जाती है। वहीं केचुए की बात करें तो केचुआ अपनी त्वचा से ऑक्सीजन को ग्रहण करता है। केचुआ अपनी त्वचा के माध्यम से श्वसन करता है। दोस्तों हमारे शरीर में श्वसन तंत्र के अलावा एक और तंत्र पाया जाता है, परिसंचरण तंत्र, जिसके माध्यम से जो पोषक तत्व हैं या फिर जो ऑक्सीजन है या फिर जो भी जरूरी पदार्थ हमारे शरीर के लिए है वो हमारे शरीर के अलग अलग भागों में पहुंचाए जाते हैं। इस परिसंचरण तंत्र में आपको हृदय देखने को मिलेगा। इसमें फिर रुधिर यानी कि रक्त होती है और रक्त की वाहिकाएं होती है, जिसके बारे में हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, आपको घबराना नहीं है। यहाँ पे चूंकि परिसंचरण तंत्र की चर्चा इस चैप्टर में थी इसलिए मैंने आपके साथ यहाँ पे चर्चा की है। हृदय का काम क्या होता है? हृदय एक पंप की तरह काम करता है जो रक्त को हमारे पूरे शरीर में पहुंचाता है। ठीक बात है। ये एक मशीन की तरह काम करता रहता है। तो ये परिसंचरण तंत्र की बात हो गई। तो इस तरीके से दोस्तों ये जो हमारा चैप्टर था, इस चैप्टर में हमने जो भी बातें आपके साथ डिस्कस की, आई होप कि आपको समझ में आई होगी और आपको श्वसन की प्रक्रिया समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आती है दोस्तों तो आप वीडियो को पीछे करके देखें, थोड़ा स्लो करके देखें, आपको जरूर समझ में आएगी। इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो जाने से पहले दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि वीडियोस बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, और आप सब लोगों के लिए ही मैंने इस नोट्स के माध्यम से पढ़ाना शुरू किया है ताकि कम समय में आप इस पूरे चैप्टर के क्रक्स को समझ सको और अपनी अपनी तैयारी में आगे बढ़ सको। तो मिलता हूँ आपसे अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर